राधे राधे दोस्तों। आज का सेशन हमारा रहेगा शोषण का पद। कल हमने पढ़ा था शोषण, है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे शोषण के पद के अंदर 4 प्रकार की प्रोसेस क्रिया। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है लिंक रिएक्शन, थर्ड है क्रेब्स चक्र, फोर्थ है ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पद भी कहा जाता है। ईएमपी यानी एमर्सन मेयर पार्नेस चक्र, है ना। तो दोस्तों फर्स्ट पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ध्यान रखना दोस्तों, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यानी दोस्तों ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रोसेस है, क्रिया है, इसमें दोनों में भाग लेती है ना दोस्तों। इस प्रकार के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटने पर, यानी जब ग्लूकोज है भोजन के रूप में ग्लूकोज लिया जाता है या शरीर के अंदर किसी भाग में संचित ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का टूट करके पाइरुवेट में बदलने के दौरान टोटल 4 एटीपी का निर्माण होता है। 4 एटीपी, है ना। इस दौरान टोटल एटीपी 4 एटीपी का निर्माण होता है, जो 2 एटीपी इसमें खर्च हो जाती है। इसमें दोस्तों पाइरुवेट बनने में शेष 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। इसके अलावा एक NADPH2 का निर्माण होता है। NADPH2 ये होता है दोस्तों NADPH2 जो 3 एटीपी के बराबर होता है। एक NADPH2 3 एटीपी के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये 2 NADPH2 का निर्माण होने के कारण ये दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस पद के दौरान 2 NADPH2 और एक NADPH2 बराबर कितना होता है 3 एटीपी, है ना। तो एक NADPH2 के बराबर 3 एटीपी, तो 2 NADPH2 का निर्माण होता है। इसके अंदर कितना होता है 2 NADPH2। तो दोस्तों कितना हो गया एटीपी का निर्माण। एटीपी होती है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी NADPH2 क्या होता है, एक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से एटीपी क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा होती है जो संचित रहती है भोजन से, है ना। दोस्तों NADPH2 2 NADPH2 है तो 2 × 3 यानी 6 एटीपी का निर्माण NADPH2 से होता है। 6 एटीपी और 2 एटीपी शुद्ध एटीपी के रूप में जब पाइरुवेट टूटा तब बना। इस प्रकार से दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पूरी प्रोसेस क्रिया में 8 एटीपी का निर्माण होता है। तो 8 एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात करता हूं दोस्तों शोषण का पद सेकंड नंबर है। सेकेंड नंबर इसका है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के दौरान ध्यान रखना दोस्तों, यह ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी कहलाती है।
ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। यानी लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के पद का ये ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होता है, जो हम अलग वीडियो से अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। वैसे आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी, इसके साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है ना। यहाँ रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। इस दौरान 6 एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। इसके अलावा हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पॉइंट, इसी का ही शोषण का पद 3rd नंबर। थर्ड नंबर पद है दोस्तों हमारा क्रेब्स चक्र। दोस्तों लिंक रिएक्शन के अंदर एक पॉइंट है, इसके बाद में पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र। लिंक रिएक्शन के अंदर है जो हमारा पाइरुवेट बना, इसकी बात नहीं की हमने लिंक रिएक्शन में। तो जो पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा, तब 6 एटीपी का निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों, ये लिंक रिएक्शन की एक छोटी सी रिएक्शन छूट गई तो मैंने बता दिया। 3rd नंबर पॉइंट है इसी का क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के दौरान याद रखना दोस्तों, यह ऑक्जिलो यानी ऑक्जेलो एसीटेट में बदलेगा। ये जो पाइरुवेट में एसिटाइल को एंजाइम बनाता, पाइरुवेट के दौरान क्या बना, एसिटाइल को एंजाइम। तो इस एसिटाइल को एंजाइम से अब क्रेब्स चक्र में क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण होगा। यानी इसमें एसिटाइल को एंजाइम से क्या निर्माण होगा, ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण क्रेब्स चक्र में होगा। ये एमटीडी के यानी माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्टकट में एमटीडी की मैट्रिक्स में होता है। इसमें दोस्तों याद रखना 3 NADPH2 एक FADH2 और एक GTP का निर्माण होता है। ये दोस्तों ऊर्जा की इकाइयां हैं। NADPH2 के दौरान तो मैंने बताया था एक NADPH2 3 ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 3 NADPH2 है, तो 3 × 3 यानी 3 NADPH2 और 1 NADPH2 3 ATP का निर्माण करने के कारण यहाँ पर 3 × 3 यानी यहाँ पर 3 ATP होगी और 1 NADPH2 3 ATP का निर्माण करता है। 3 से गुणा करके मैं कितना कर दूंगा, 9 ATP का निर्माण हो जाएगा।
यानी क्यों हुआ नो एटीपी, याद रखना दोस्तों, एक NADPH2 के बराबर होता है 3 ATP। तो 6 ATP के लिए 2 NADPH2, 9 ATP के लिए 3 NADPH2, 3 × 3 9 ATP। और FADH2 के अंदर क्या होगा, 2 ATP एक FADH2 के लिए होता है, तो 1 × 2, और एक GTP में 1 ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शोषण का पथ बना। तो कुल टोटल है केवल एक बार स्टाइल कोएंजाइम से ऑक्सैलोएसीटेट में बदलने के लिए एक पथ के दौरान 12 ATP और वापस इसी पथ का दौरान होने के कारण ये 12 ATP और बनेगी। तो 12 × 2 यानी वापस परिवहन होगा इसी पथ का, तो 24 ATP का निर्माण हो जाएगा। यानी 12 ATP का एक बार एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्सैलोएसीटेट में गुजरने के दौरान क्रेब्स चक्र में 12 ATP और वापस परिवहन के दौरान 12 ATP, यानी वही प्रोसेस रहेगी। 3 NADPH2 और बनेगी, एक FADH2 बनेगा, एक GTP का निर्माण होगा। इसी कारण से 12 × 2 किया मैंने, 24 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार ये प्रोसेस क्रिया के दौरान कुल 24 ATP का निर्माण होता है। तो क्रेब्स चक्र में टोटल 24 ATP का निर्माण हुआ। अब इसी का है दोस्तों ETS 4th नंबर। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इस तंत्र के दौरान यह किसी में भाग नहीं लेता है। इसमें दोस्तों याद रखना, ये केवल NADPH2 से ATP के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन का निर्माण करने में ही सक्षम है, यानी इलेक्ट्रॉन के निर्माण में ही भाग लेता है ना। तो दोस्तों ETS इस प्रकार से ये शोषण के पथ में ज़्यादा भाग नहीं लेता है, केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में ही यूज में आता है। इस प्रकार हमारे प्रोसेस क्रिया के दौरान ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है कोशिका, इसका इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है, ETS यानी इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। और इसी दौरान सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम का निर्माण इसी दौरान होता है। तो इस प्रकार कुल हमारी ATP बनी हो दोस्तों। फर्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों, तो इस प्रकार वायवीय शोषण के दौरान हमारी कुल ATP का निर्माण चारों पथ में, यानी चारों पथ कौन कौन से हुए, फर्स्ट हुआ ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड हुआ हमारा लिंक रिएक्शन, थर्ड नंबर हुआ क्रेब्स चक्र, फोर्थ नंबर हुआ ETS। तो इसके अंदर 8 ATP का निर्माण, यहाँ पर लिख देता हूँ ATP, और इसमें लिंक रिएक्शन में 6 ATP का निर्माण, और यहाँ पर 24 ATP का निर्माण,
और ETS के अंदर कोई ATP निर्माण नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भाग लेता है। इस प्रकार टोटल हमारा 38 ATP का निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान 38 ATP का निर्माण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस 33 और 8 38 ATP वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले सेशन में हमारा वीडियो उत्सर्जन करेगा।